गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों जो क्लासें आपके लिए रेगुलर उपलब्ध कराई जा रही हैं वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों, नोट्स बना रहे होंगे और उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए और नोट्स कंप्लीट बनाइए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जैसे आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, आपकी क्लासें खत्म होंगी, थ्योरेटिकल क्लासें जितनी भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड, ये जितनी भी सारी क्लासें हैं आपकी खत्म होने के तुरंत बाद ही आपकी दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट होने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक पता है दोस्तों आपको, न्यूक्लियर फिजिक्स चल रहा है आपका, नाभिकीय भौतिकी जिसे हम कहते हैं, जिसमें दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपके लिए कल करा चुका था, जिसमें मैंने दोस्तों आपके लिए प्रोटॉन के बारे में समझाया, नाभिक के बारे में समझाया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनके द्रव्यमान, उनकी खोज के बारे में, उनके मास के बारे में और उनके आवेश के बारे में और अर्धायुकाल के बारे में। बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने भी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप उस वीडियो को अवश्य देखें, तभी दोस्तों आप इस वीडियो को लें। अगर आपने उस वीडियो को नहीं समझा तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था अर्धायुकाल तक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। और इससे आगे है दोस्तों एक आपके कण होते हैं जैसे अल्फा 6, बीटा 6, गामा 6, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों अल्फा 6 से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि अल्फा 6 जो है दोस्तों इसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की दोस्तों? हेनरी बैक्यूरेल ने। और अल्फा 6 या अल्फा कण जो है वह क्या है दोस्तों? एक दोस्तों 2He4 होल +2 यानी द्विधनावेशित हीलियम परमाणु कण जो होता है दोस्तों, द्विधनावेशित हीलियम जो होता है आपका, वही दोस्तों आपका अल्फा कण कहलाता है। और इसका वेग जो होता है दोस्तों प्रकाश के वेग का 1/10 गुना। प्रकाश का वेग कितना होता है दोस्तों? 3.3 × 10⁸ यही होता है ना दोस्तों। तो इसका कितना दोस्तों? 1/10 गुना। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वहीं आयनन क्षमता जो है दोस्तों इसकी सर्वाधिक होती है। आयनन क्षमता की बात की जा रही है दोस्तों, तो आयनन क्षमता कितनी होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता होती है दोस्तों आपकी अल्फा की। धनावेशित होने के कारण दोस्तों कैथोड की तरफ भागेगा और या ऋणावेशित प्लेट की तरफ भागेगा। यानी दोस्तों ये धनावेशित होता है तो यह क्या करता है दोस्तों? कैथोड जो है आपका दोस्तों ऋणावेशित होता है और एनोड जो है दोस्तों आपका धनावेशित होता है, क्योंकि उस पर एनोड ऐड होते हैं। एनोड से आपको याद रखना है ऐड होना यानी जोड़ना, तो वहाँ पर धनावेश पाया जाता है। और आपको पता है दोस्तों कि कोई भी कण हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी दोस्तों वो एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगे, अन्यथा पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी दोस्तों अपने आप को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये धनावेशित होता है तो कैथोड की तरफ भागेगा, क्योंकि दोस्तों कैथोड जो है आपका ऋणात्मक होता है। वहीं दोस्तों आगे देखें तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है। और नोट में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि किसी परमाणु में एक अल्फा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक 2 घट जाता है तथा द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 4 घट जाती है। अगर आप किसी परमाणु से एक अल्फा कण निकालते हो, कितना दोस्तों? एक अल्फा कण निकालते हो, तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो घटेगा दोस्तों 2। और जबकि द्रव्यमान संख्या कितनी घटेगी दोस्तों? 4। यानी परमाणु क्रमांक का 2 गुना द्रव्यमान घटता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका बीटा 6। बीटा जो है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों इसने रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड साहब ने दोस्तों बीटा 6 की खोज की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्फा के लिए मैं आपके लिए बता चुका हूँ हेनरी बैक्यूरेल।
बीटा की खोज की थी दोस्तों रदरफोर्ड ने। और बीटा कण जो है दोस्तों गतिमान इलेक्ट्रॉन की बना होता है, यानी गतिमान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ये बना होता है। और इसकी स्पीड जो है दोस्तों लाइट से थोड़ी कम होती है। और इसकी आयनन क्षमता जो है दोस्तों एल्फा से थोड़ी कम तथा गामा से 100 गुना ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। बीटा का ब्राउन द्रव्यमान जो है दोस्तों 0 होता है। आगे हम देखें तो दोस्तों इकाई ऋणावेश होने के कारण एनोड या दोस्तों धनावेश प्लेट की ओर आकर्षित होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों बीटा जो है आपका ऋणावेश होता है, और ऋणावेश होगा तो दोस्तों ये धनात्मक की तरफ या धनावेशित प्लेट जो होती है उसकी तरफ भी भागेगा। और आपको बता चुका हूँ मैं दोस्तों शुरुआत में ही कि एनोड का मतलब है दोस्तों ऐड होना। आपको इस प्रकार से याद रखना है, एनोड ऐड होना यानी जोड़ना, और एनोड एक दूसरे को आपस में रिलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों एनोड जो होगा आपका धनावेशित होगा, और इसका जो बीटा जो होता है दोस्तों बीटा 6 कण जो होता है या 6 जो होता है ये ऋणावेशित होता है। तो ये तो किसकी तरफ भागेगा दोस्तों, एनोड की तरफ या धनावेश प्लेट की तरफ, क्योंकि दोस्तों ये ऋणावेशित होता है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों बीटा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों ग्रुप डी 2022 और आपका दोस्तों ALP और ALP CVT 1 2019 का जो एग्जाम होता है वहाँ पर ये पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। जो बीटा 6 जो होता है दोस्तों ये फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसे काला कर देती है। इसकी भेदन क्षमता जो है दोस्तों गामा से थोड़ी कम तथा एल्फा से 100 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका गामा 6 और इसकी खोज किसने की दोस्तों, क्यूरी दंपति ने। इसकी ऊर्जा तथा भेदन क्षमता जो है दोस्तों सर्वाधिक होती है और आयनन क्षमता न्यूनतम। ये द्रव्यमान रहित और आवेश रहित कण होता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गामा किरणें अप्रवाहित रहती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और गामा उत्सर्जन पर तत्व के परमाणु क्रमांक पर द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दोस्तों अल्फा बीटा और गामा तीनों के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। क्या दोस्तों, कि एक तो होता है दोस्तों आपका एल्फा, ठीक है दोस्तों, एक होता है आपका बीटा, एक होता है दोस्तों आपका गामा। बात करें दोस्तों आयनन क्षमता की, आयनन, ठीक है दोस्तों, क्षमता की और भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है दोस्तों एल्फा की, यानी इस प्रकार से नहीं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। आयनन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है दोस्तों, एल्फा की, फिर उससे कम होती है दोस्तों बीटा, फिर उससे कम होती है गामा की। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों ऊर्जा और आपकी दोस्तों भेदन क्षमता, वह भेदन क्षमता जो सर्वाधिक होती है दोस्तों, इसकी होती है, ये होती है सर्वाधिक दोस्तों, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो भेदन क्षमता के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है गामा की, यानी ऊर्जा और भेदन क्षमता सर्वाधिक गामा की, फिर उसके बाद दोस्तों बीटा की, फिर उससे कम होती है दोस्तों एल्फा की। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है दोस्तों, ये पूछी जाती है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका AMU। तो AMU का फुल फॉर्म है दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट। और कार्बन 12 के 12वें भाग का द्रव्यमान जो होता है दोस्तों, वही दोस्तों एटॉमिक मास कहलाता है। यानी दोस्तों इसका मान क्या होता है दोस्तों, 1.672 × 10 की पावर आपका दोस्तों -27 kg। और एक AMU में ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। कितनी दोस्तों, 931। और एक इलेक्ट्रिक वोल्ट का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10 की पावर -19 जूल। और एक MEV का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10 की पावर 13 जूल, -30 जूल।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन की खोज हॉर्न व स्ट्रॉसमैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? हॉर्न और स्ट्रॉसमैन के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय विखंडन के बारे में ही कि किसी परमाणु का कुल द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि मैं आपके लिए बता चुका हूं दोस्तों, ये आपका मान लीजिए कोई परमाणु, इसका ये केंद्रक है और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी 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 कक्षाओं में दोस्तों चक्कर लगाते रहते हैं। यानी दोस्तों संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है परमाणु को वो कहाँ होता है दोस्तों? केंद्र में। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, बताई गई हैं, तो ये आपको समझनी है दोस्तों। तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से कम होता है। किसी बड़े या भारी नाभिक का छोटे नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे दोस्तों 92U235 यूरेनियम है दोस्तों, प्लस में N, तो ये 35 बेरिलियम, और ये दोस्तों आपका परमाणु द्रव्यमान है 141, प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 और प्लस 3N प्लस 200 MEV। इस प्रकार ये टूटता है दोस्तों, तब जाकर दोस्तों आपकी नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। और दोस्तों आगे आपको याद रखना है, जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है तो नाभिक का विखंडन होता है और छोटे नाभिक बनते हैं, जैसे कि बेरियम और क्रिप्टॉन। ये आपका बेरियम है, ये आपका क्रिप्टॉन है। या फिर ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 36 से 58 के बीच व द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के मध्य हो सकती है। और आगे आपको याद रखना है कि एक नाभिक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन उत्पादित होते हैं। कोई भी नाभिक हो, अगर कोई भी नाभिक हो, कोई सा परमाणु आप उठा लीजिए, अगर किसी भी नाभिक के परमाणु का विखंडन होता है तो एक नाभिक जब विखंडित होता है तो उससे दोस्तों उसके विखंडित होने पर 3 न्यूट्रॉन उत्पादित होते हैं और प्रत्येक न्यूट्रॉन पुनः 3 नाभिकों का विखंडन कर सकता है। तो यही क्रिया होती है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों विखंडन होता है। तो आपको नाभिकीय विखंडन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। और जब कोई नाभिक टूटता है तो विखंडन से बने नाभिकों का द्रव्यमान विखंडन पूर्व नाभिक के द्रव्यमान से कम हो जाता है। अर्थात कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। जब नाभिकीय विखंडन होता है तो कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, जिससे दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, E = mc²। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, यदि न्यूट्रॉनों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो नाभिकीय विखंडन जो है तीव्र वेग से होता है, जिससे नाभिकीय विखंडन की क्रिया अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों प्रथम परमाणु बम 1945 में रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। आपसे पूछा जाता है कि प्रथम परमाणु बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 1945 में रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। और यदि आगे आपको याद रखना है दोस्तों नाभिकीय विखंडन के बारे में, यदि 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाए तो श्रृंखला नियंत्रित हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कोई भी एक न्यूट्रॉन हो, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों आप 2 स्टूडेंट हैं, ये भी है, ये भी है। ये स्टूडेंट आपसे झगड़ा कर रहा है और आप हो कि शांत बैठे हो, आपका कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये क्या है दोस्तों? कुछ समय बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। लेकिन ये तो आपसे झगड़ा कर ही रहा है और आप भी इसकी जवाब बातों जो ये कुछ आपके लिए गाली दे रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, जो झगड़ा कर रहा है, और आप भी दोस्तों रिप्लाई देने लगे, तो ये दोनों आप और ये वाला झगड़ा बढ़ता चला जाएगा और बाद में क्या होगा दोस्तों? झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए 3 न्यूट्रॉन हैं और 2 को रोक दिया जाए तो अकेला न्यूट्रॉन क्या करेगा? कुछ नहीं। अगर उसे विखंडित होना है, उसे झगड़ा करना है, तो
उसके साथ एक कम से कम एक तो होना चाहिए, और आपने दोनों को ही रोक दिया तो क्रिया नियंत्रित हो जाएगी। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए समझाना चाहता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे नाभिकीय नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी। और आपको याद रखना है दोस्तों, नाभिकीय भट्टी जो होती है, जैसे हम परमाणु भट्टी कहते हैं, इसका आविष्कार एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में किया गया था। और परमाणु भट्टी कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का उपयोग न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए तथा भारी जल व ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक या मॉडरेटर के रूप में तथा शीतलक के रूप में जल या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नाभिकीय भट्टी में न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का। और भारी जल का, जैसे हम दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट, आपको याद रखना है, इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों मंदक के रूप में, और तथा शीतलक के रूप में दोस्तों जल व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका नाभिकीय विखंडन। अब बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन के बारे में, या न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे हम कहते हैं। संलयन मतलब जोड़ना, और जुड़कर किसी एक अन्य नाभिक का निर्माण होना। तो देखिए दोस्तों, जब छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन आपकी कहलाती है। और आपको आगे याद रखना है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन आपके लिए बता दिया मैंने, छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करें तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अणु बम या हाइड्रोजन बम के बारे में, जिसका आविष्कार 1952 में एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस पर दोस्तों? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत। जब दो नाभिक जुड़ते हैं तो भी द्रव्यमान की क्षति होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिक संलयन की क्रिया अति उच्च ताप यानी 210⁸ केल्विन या अति उच्च दाब पर संपन्न होती है। और आपको आगे याद रखना है, जब हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को उच्च ताप दाब पर संलयित करवाते हैं तो हीलियम नाभिक 1 इलेक्ट्रॉन व 17.6 MeV ऊर्जा मुक्त करते हैं। और अंतिम पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत जो होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन ही होता है। तो ये था दोस्तों आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।